हेलो एवरीवन। सो आप सभी का वेलकम है हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम लास्ट क्लास में हम कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने किया था पी वाई क्यूज लीनियर इक्वेशंस की। तो आज उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने पॉलिनोमियल की जो सभी वीडियोस है वो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी पी वाई क्यूज़ है और सैम्पल पेपर है वो सभी करा दिए हैं। तो अगर आप वो कर लेते हो तो आई एम श्योर कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। ठीक है। तो उसे आप ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। बोला द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। वो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कौन है? a1 है 1 और a2 है 5, b1 है 2 और b2 है k। ठीक है। बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। k की कौन सी वैल्यू के लिए ये इनकंसिस्टेंट होगा? तो यहाँ से अगर k फाइंड आउट करेंगे तो k कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर k इज इक्वल टू 10 हो जाए तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा 10 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर। तो यहाँ पे ना 3 इक्वेशंस दे रखी है। ये कुछ इस तरह होगा, पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। ठीक है। तो तीनों लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें निकालना है। ठीक है। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। पहले हम क्या करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 और 3 को, और फिर 3 और 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक। सो 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। 2x 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। दूसरा है 5y माइनस एक्स इक्वल्स टू 14। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये भी माइनस। x और x कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 2 3y और ये आ जाएगा -6। तो y कितना आ गया? 2 आ गया। जब y 2 आ गया तो इसकी वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो y की जगह हमने 2 लिखा, -x इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -4। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -4 और 2। फिर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5y माइनस एक्स इक्वल्स टू 14 और y माइनस 2x इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे x और x को हमें एलिमिनेट करना है, तो यहाँ तो 2 है और यहाँ 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 10y माइनस 2x इक्वल्स टू 28 और यहाँ आएगा y माइनस 2x इक्वल्स टू 1। साइन चेंज करेंगे, ये 2x कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस y 9y, 28 माइनस 1 27। तो यहाँ से y कितना आ गया? यहाँ से y आ गया 3। जैसे y को अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x? 3 माइनस 2x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 2x आ जाएगा 2 और x आ जाएगा 1। तो दूसरा जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 1 और 3। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 3 को। 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 और ये आ जाएगा y माइनस 2x इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ भी हमें क्या करना होगा? x को इक्वल करना होगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आएगा ये? 4y माइनस 2x इक्वल्स टू 16 और ये कितना आया? y माइनस 2x इक्वल्स टू 1। साइन चेंज करेंगे, ये 2x कैंसिल, 4 माइनस y 3y, 16 माइनस 1 15। तो यहाँ से y कितना आ गया? 3 5 15। अब इस y इज इक्वल टू 5 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 1। तो 2x कितना आएगा? 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो x कितना आ जाएगा? 2। तो जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो क्या है? वो है 2 और 5। तो हमने तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया और यही हमें निकालना भी था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बोला गया x and y आर 2 डिफरेंट डिजिट्स है। इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग बोथ द डिजिट्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। इसमें बोला है कि x और y
टू डिफरेंट डिजिट है, ठीक है, जैसे कि 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी दो डिफरेंट डिजिट है। बोला है इफ द सम ऑफ टू डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग बोथ द डिजिट, अगर ये कोई डिजिट है एक्स और वाई, इससे हम कोई नंबर बनाए, ठीक है, कितने नंबर बन सकते हैं? अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 और 3 है, तो इससे कितने नंबर बन सकते हैं? एक तो 23 बन सकता है और दूसरा 32 बन सकता है, ठीक है। इस 2 और 3 से तो यही दोनों नंबर बन सकते हैं, कोई और नंबर 2 डिजिट नंबर नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा है कि इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग बोथ द डिजिट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जब हम इससे कोई नंबर बनाते हैं, जैसे मैंने 2 और 3 का एग्जांपल लिया, तो कहा यह गया है कि अगर हम इनसे कोई नंबर बनाते हैं तो टोटल कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं 2 और 3 से, या तो 23 बनेगा या फिर 32 बनेगा। तो इन्होंने कहा कि अगर हम इन दोनों का सम कर दें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। हालांकि 55 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया समझाने के लिए कि अगर हमारे पास कोई डिजिट है एक्स और वाई, उस एक्स और वाई से हम कोई 2 डिजिट नंबर बनाते हैं जो कि 2 बनेंगे, उन दोनों का जब सम करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यानी कि उसका मैं स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 81 लिखता हूँ तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 9 होगा। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा एक्स और वाई को जब जब हम डिजिट्स में बनाएंगे, 2 डिजिट नंबर बनाएंगे और उनका सम करेंगे, तो एक ऐसा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर रूट करना पॉसिबल होगा। तो बोला है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो कि क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर हमें एक्स और वाई से 2 डिजिट नंबर बनाना है तो कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो 10x प्लस वाई बन सकता है, ये 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 इंटू 2 प्लस 3। और 32 को क्या लिख सकता हूँ? 10 इंटू 3 प्लस 2। इसी तरीके से ही पहला 2 डिजिट नंबर है और दूसरा 2 डिजिट नंबर 10y प्लस एक्स। कहा यह गया है कि इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो सम कर लेते हैं, 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 11x, और 10y प्लस वाई कितना हो जाएगा? 11y। इन दोनों में 11 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? x प्लस वाई। बोला ये गया है कि अगर इस पूरे का स्क्वायर रूट निकालें तो वो स्क्वायर रूट कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, ठीक है, यानी इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। देखो यहाँ पे 11 लिखा है, अगर मैं x प्लस वाई की जगह भी 11 लिख दूँ तो 11 इंटू 11 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 11 ही हो जाएगा, है ना। इसका मतलब x प्लस वाई हमारा क्या होना चाहिए? x प्लस वाई हमारा 11 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो और मैंने कई देखे हैं, 2-3 क्वेश्चन 2-3 बार इसको रिपीट होता हुआ देखा है, सो इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो हमें ही कहा गया था कि 2 डिजिट नंबर जो हम x और y से बनाने वाले हैं, तो एक हमें 10x प्लस वाई बनाया और एक 10y प्लस एक्स बनाया। फिर कहा गया कि उन 2 डिजिट नंबर को जो इससे बनेंगे उनको जब ऐड करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हमने इन्हें ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ तक आ गए। यहाँ आने के बाद हमें पता लगा कि अगर x प्लस वाई की जगह 11 लिख देते हैं तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट x प्लस वाई का जो सम है वो कितना होना चाहिए? वो 11 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बोला फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मींस इसकी कंडीशन क्या होगी? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो a1 कितना है? c, और a2 कितना है? 12। b1 कितना है? 3, और b2 कितना है? ये है c। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? c स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से c कितना आएगा? अंडर रूट 36 प्लस माइनस, तो यहाँ से c कितना आएगा? प्लस माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा c फाइंड आउट हमने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइन। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, बोला जाए इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, या मैनी सॉल्यूशन। तो तीनों में केस कौन सा लगेगा? इनफाइनाइट वाला ही लगेगा। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? a1 कितना है? a1 है ये, फिर ये है b1 और यहाँ c1, ये है a2, यहाँ है b2 और ये है c2। तो a1 अपॉन a2 मीन्स 3 अपॉन 6, b1 कितना है? -1 और b2 है माइनस का k। c1 c2 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम c1 c2 अगर लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। रीज़न, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देखो इक्वल्स टू में यहाँ भी 0 है, इक्वल टू में यहाँ भी 0 है।
यहाँ देखो पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ इक्वल टू में 0 है, सही है, लेकिन यहाँ इक्वल टू में माइनस के 16 है, इसका मतलब ये गलत है। तो इसका मतलब इसे हमें सही करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 6x माइनस के वाई इक्वल्स टू -16 था, तो हम जब माइनस को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, +16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारा ये जो C2 है वो कितना है, प्लस का 16 है, लेकिन यहाँ से देखने पे क्या लग रहा था, -16। ठीक है, हालांकि हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 6, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो अगर हमें C1/C2 की ज़रूरत पड़ती तो हम 8/16 लिखते, ना कि -16। ठीक है, हालांकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ी नहीं। तो जब भी कन्फ्यूज़न हो तो हमेशा क्या करना होगा, हमें जो भी नंबर्स होगा वो हमें लेफ्ट साइड में लेकर आना होगा और राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमारी जो भी कैलकुलेशन है वो गलत नहीं होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। The pair of equation x is equal to a and y is equal to b represents the line which are parallel coincident। देखो x is equal to a का मतलब क्या है, एक लाइन होगी जो कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होगी, किस पॉइंट पर, a पर। ठीक है, तो मान लेते हैं a यहाँ पर है, तो लाइन जो है वो a पर इंटरसेक्ट करेगी और लाइन कुछ इस तरह होगी। ठीक है, यानी कि x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a। दूसरा क्या बोला है, y इज इक्वल टू b। तो एक दूसरी लाइन होगी जो y को इंटरसेक्ट करेगी, किस पॉइंट पर, b पॉइंट पर, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू b। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आया, पहले हम a यूनिट चले x एक्सिस पे, फिर हम b यूनिट चले y एक्सिस पे। तो x कितना होगा, x होगा a और y कितना होगा, y होगा b। तो पैरेलल तो होंगे नहीं, कोइंसिडेंट लाइन भी नहीं है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन बी ए पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किस पे कर रहे हैं, ए बी पे कर रहे हैं। और वैसे भी हमें यहाँ पे दिख रहा है एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू बी है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू बी है। तो इसको हम डायरेक्टली देखकर आंसर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। कोई एक फ्रैक्शन है जो 1/3 बन जाता है जब हम न्यूमरेटर में 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये 1/2 बन जाता है जब हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में। देखो न्यूमरेटर जो है वो ऊपर होगा और डिनोमिनेटर बोला वो फ्रैक्शन निकालो, तो हमें नहीं पता वो फ्रैक्शन क्या है, तो क्या मान लेंगे, लेट फ्रैक्शन इज x/। ठीक है, बोला कि अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में 2 कर दिया, तो 1/3 बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में, यानी x एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर में अगर मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। तो 2 को तो फिर लिखेंगे 2x माइनस वाई और -1 को उसी तरफ रहेंगे। नंबर 2। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस और प्लस, y कैंसिल, 3 माइनस 2x कितना बचेगा, 6 + 1। x की जगह आप 7 पुट कर देते हैं, अपनी किसी भी इक्वेशन में 2 में कर देते हैं। तो x की जगह हमने लिखा 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से y कितना आएगा, 7 2 14, -1 इस तरफ चला जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और y को हम राइट साइड ले देंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। y कितना आ गया, 15। सो फ्रैक्शन इज कितना आ गया, ये आ गया x/y यानी कि 7/15। इसको चाहे तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बोला गया अगर 2 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो न्यूमरेटर में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1/3 बन जाएगा। बन रहा है 7 - 2 5, 5/15 यानी 1/3। अगर हम में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 1 बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14, और ये क्या होता है, 1/2 होता है। इसका मतलब जो हमने फाइंड आउट किया वो। नेक्स्ट देखते हैं, बोला पेयर ऑफ इक्वेशन हमें दे, तो इसका लिख लें 3 की पावर x + y इक्वल्स टू 81 और 81 की पावर x - y इक्वल्स टू 3। देखो हमें क्या
करना है, बेस सेम करना है ताकि हम पावर को भी इक्वल कर सकें। तो अगर हम इनका बेस सेम कर देते हैं, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 3 9 3 20 3 81, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर बेस सेम है तो इसका मतलब पावर भी इक्वल होना चाहिए, मीन्स x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 4 के। इसी तरीके से इस वाले 81 को भी मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ और होल पावर कितनी है, x माइनस वाई इक्वल टू। अब हम जानते हैं कि a की पावर m और होल पावर n, इसकी पावर m इंटू, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या है 3 है, इसका 3 की पावर 1 है, बेस सेम तो पावर इक्वल, तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आना, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस वैल्यू कितनी आना अपॉन 4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई 4 है और x माइनस वाई 1 अपॉन, ठीक, इसे कैंसिल, 2x कितना आ जाएगा प्लस 1 अपॉन, तो 4 प्लस 1 अपॉन 17/4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17/4 टू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे और ये 1 अपॉन x तो सेम आ ही गया, तो हम तो कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर होगा, लेकिन हम y फाइंड करते हैं, तो मुझे लिखा 7/8 इक्वेशन नंबर 1 में, प्लस क्या है y इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से y कितना आएगा 4 माइनस 17/8 17, तो y कितना आएगा 5, ठीक है, तो सॉरी 7/8 7/8, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। सॉरी इसको सॉल्व देखते हैं। वैल्यू ऑफ सिस्टम हैज बीन के लिए हमने कौन सी कंडीशन, a1/2 not equals to c1/c2। अच्छा एक डाउट होगा कि कौन सा, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है याद होता है, हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, हम अगर 20 क्वेश्चंस करते हैं 30 क्वेश्चंस करते हैं तो इतने सारे क्वेश्चन के बाद हर फॉर्मूले में, हर क्वेश्चन में हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, तो उसे अलग से नहीं पड़ती, ठीक है। तो हमें ये बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ के लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन होती है। तो a1 कौन है 1 और a2 कौन है 2, b1 कौन है 1 और b2 कौन है k, तो यहाँ से की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है द 2 डिजिट नंबर विच बिकम्स 5/6 ऑफ इटसेल्फ व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स। इन्होंने कहा है कि कोई 2 डिजिट नंबर है जैसे 46 है, और अगर मैं उसको 6 कर दूं तो इसका मतलब वो अपने आप से 5/6 हो जाता है, ठीक है। और बोला है द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर बीइंग 1 देन द 2 डिजिट नंबर इज। तो जब भी इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आ जाए ना, तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, हम अपने ऑप्शन से ही इसे सॉल्व करेंगे कि डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 1, यानी जो डिजिट्स हैं, जैसे कि मैंने 25 तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, हालांकि यहाँ पे 3 है, जैसे मैं लिख देता हूँ 43, तो 3 में कितना का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस, तो भी जो 2 डिजिट नंबर होगा उसके डिजिट्स का जो डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 - 4 1 है, यहाँ पे 5 और 4 1 है, 6 और 3, देखो 6 और 3 का डिफरेंस कितना आता है 3 होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दिस अभी देखेंगे। 45, इन्होंने कहा है कि अगर मैं उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, 2 डिजिट नंबर विच बिकम्स 5/6 ऑफ इटसेल्फ व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स। बोला गया है कि अगर मैं कोई नंबर है जैसे 45 है, इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो क्या कि अगर मैं इसका 5/6 कर दूं तो डिजिट की रिवर्स हो जाएगी, यानी ये 54 हो जाएगा। तो क्या इसका 5/6 54 हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि ये 6 45 से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 45 भी आंसर नहीं होगा। 54 देखते हैं, अगर मैं 54 को कर दूं तो क्या ये 45 हो रहा है, ये कहने का मतलब है अगर कोई भी नंबर है उसका 6 कर दूं, यानी 5/6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डिजिट रिवर्स हो जाएगी, यानी 54 जो है वो 45 बन जाएगा। तो चेक करते हैं बन रहा है, 6 9 54 और 9 5
45 किसके इक्वल आ गया 45 के। इसका मतलब ये 45 जो है हमारी संख्या 54 जो है वो सही है, ठीक है। ये वाली 54 जो है हमारा सही है, ये जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जब भी करेंगे तो हम उसे ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, और अगर ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हमें उसे प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। बोला हमें p की वैल्यू निकालनी है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है। लाइन पैरेलल की कंडीशन a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। p निकालना है हमें। a1/a2 कितना होगा 3/6, b1/b यानी -1/-2, नॉट c1/c2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा -5 का p। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p जो है वो ये लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो हमें इन दोनों को सॉल्व कर जाएगा 1/2 नॉट इक्वल टू माइनस कैंसिल, ये कितना आएगा 5/p आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से p कितना आ जाएगा नॉट इक्वल टू 10 आएगा। इसका मतलब p की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ भी होता है p की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। तो नंबर 1 देखो, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट p एक्सेप्ट 10, है ना। तो इसका मतलब यह है कि p की सभी वैल्यूज पॉसिबल है लेकिन सिवाय 10 के। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर व्हाट ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वेश्चन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है जिसमें तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। सॉल्व करते हैं, यह जगह 2/k+1 इक्वल्स टू 3/2k-1 और यह जगह 4k+1। हमें k की फाइंड आउट 2 इंटू 2k+1 और यह आ जाएगा 3 इंटू k+1। तो यह आ जाएगा 4k माइनस 2 यह आ जाएगा 3k+3। ठीक है, जब लेफ्ट साइड में हो जाएगा तो 4 3k और ये जब राइट साइड हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो हमारे k की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक है। बोला इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी कंसिस्टेंट। मतलब ये है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन दो केस में था, एक तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और साइड कर रही है, और तीसरे जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता, जिसमें लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, और ये क्या, ये है इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में क्या होता है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा तो पैरेलल नहीं हो सकता। बोला ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑलवेज तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। डी को देखते हैं, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, जरूरी नहीं है कि वो ऑलवेज इंटरसेक्ट ही भी कर सकता है। मींस ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Let's solve graphically the pair of linear equation and find the coordinates of vertices of triangle formed by these lines. Also calculate the area of triangle. देखो इसमें ग्राफिकली तो मैं इसमें कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा और उसका एरिया निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बोला गया है कि ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एक्स एक्सिस। इन्होंने कहा कि एक ट्राइंगल बनेगा जो इस टाइप से होगा कुछ, यानी वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और एक पॉइंट होगा जिसमें दोनों, उन्होंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो दोनों के, इन दोनों से जो बन रहा है एक्स एक्सिस का एरिया निकालना है, ठीक है। ये हमें पूरा एरिया निकालना होगा। तो इस एरिया के लिए देखो 3 पॉइंट्स है। एक वो पॉइंट जो ये दोनों इंटरसेक्ट करें और बाकी दोनों पॉइंट जो इस पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, देखो ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम जानते हैं कि एट एक्स एक्सिस वाई क्या होता है 0। तो पहली वाली इक्वेशन में अगर मैं वाई की जगह 0 पुट कर देता हूं तो ये वाला पूरा नंबर गायब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा +3 = 0। तो x कितना आ जाएगा -1। तो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा -1 और 0। दूसरे वाले में y की जगह 0 पुट कर देते हैं, 3x + 4y - 21 = 0। 0 पुट कर दिया तो ये खत्म। तो क्या बचा 3x - 21 = 0। तो 3x = 21, तो x कितना आया 7। तो ये वाला। अब तीसरा हमें कोऑर्डिनेट निकालना है जिसके लिए हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। dx - 4y + 0, दूसरा है 3x + 4y
-21 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर देंगे, 3x कैंसिल हो जाएगा, -4 कितना आ जाएगा, -8y। 21 और 20 कितना होगा, 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा -8y और 24 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -24। तो y कितना आ जाएगा, इक्वल टू जाएगा। जब y इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 3x - 4। y की जगह हमने लिखा 3 + 3 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 3x - 4 3 12 + 3 इज इक्वल टू 0। 12 - 3 कितना होगा, 9, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 12 पर माइनस है। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 9/3 यानी कि 3। तो तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3 और 3। ठीक है, 3 और 3 आ गए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस कितना है, देखो ये है 0 से 7 तक और -1 पे भी तो जा रहा है, तो 7 और 1 कितना होगा, 8। और हाइट कितनी है, हाइट कैसे पता लगेगा, y कोऑर्डिनेट से, क्योंकि ये हाइट होती है ना। तो ये y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट है 3। तो कितना हो गया, 8 और 24 का हाफ हो गया 12 स्क्वायर। ठीक है, हमारा एरिया। ठीक है, इस तरीके निकाल सकते हैं। बोला गया फादर एज इज 6 टाइम्स सन, जो एज सन की एज से 6 टाइम्स है। ठीक है, 4 साल बाद द एज ऑफ फादर विल बी 2 टाइम्स हिज सन। अगर हम 4 साल ऐड कर देते हैं तो जो फादर की एज है वो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, 4 साल गुना होगी। द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर आर, प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर, देखो उन्होंने कहा था फादर एज इज 6 टाइम, यानी कि अगर जो सन है वो अगर मान लेते हैं 10 साल का है तो फादर 60 ईयर्स का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या इसको ये 6 से कैंसिल हो रहा है। अगर हमें ऑप्शन दिया तो ऑप्शन से इजीली कर सकते हैं। अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालूं तो 4 1 4, 4 6 24, ये तो सही है। 5 6 30, 3 6 ये तो 24 था, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। और 6 6 36, इसका मतलब इन तीनों में से कोई सा हो सकता है। फिर बोला 4 साल, ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। 4 साल बाद जो 7 साल का हो जाएगा 8 साल का, और फादर हो जाएगा 28 का। तो बोला है कि फादर जो है वो 4 गुना होगा अपने सन का। तो 8 से कितना होता है, ये तो 32 होता है, ये तो 28 हो रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर इसमें 5 में अगर मैं सन की एज में 4 साल जोड़ दूं तो ये 9 हो जाएगा। और अगर मैं फादर की एज में 4 साल जोड़ दूं तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 34। तो 9 4 36 होता है, लेकिन ये कितना हो रहा है, 34 होता है। मीन्स ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 6 में देखते हैं, अगर मैं इस वाले में 4 साल जोड़ दूं 6 साल में तो 10 साल हो जाएगा, और 36 में अगर 4 साल जोड़ दूं तो 40 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या ये इसका 4 गुना है, बिल्कुल, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसको हम हालांकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर हमें ऑप्शन में दिया तो हम इसी तरीके से करेंगे, हमारे लिए ईजी होगा। ठीक है, बोला गया वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन द सेकंड इक्वेशन कैन बी। देखो जब भी डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन आएगा इसका मतलब हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इसके इक्विवेलेंट है। मान लेते हैं इक्वेशन लिखी 2x + 4y + 6 = 0, और इसमें मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4x 8x + 16y + 24 = 0, है ना। तो इसका मतलब जो पहली वाली इक्वेशन है वो दूसरी वाली इक्वेशन के डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है, और दूसरा वाला पहले वाले के भी डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है। क्यों है ऐसा, क्योंकि इन दोनों लीनियर इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आया, यानी ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन कह रहे हैं। ठीक, अब हमें जो इक्वेशन गिवन है उसको देखते हैं। 5x + 7y = 2। अच्छा, इसमें हम क्या हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं, 2 से भी कर सकते हैं, 1/2 से भी कर सकते हैं, √2 से भी कर सकते हैं, -3/2 से भी कर सकते हैं। किसी भी रियल नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी वो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है -5 + 7y और = 2। बोला इन चारों में से कौन सी डिपेंडेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 दिख रहा है, यहाँ 14 दिख रहा है, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, तो इसमें ज़रूर 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यह जाएगा -10, यह जाएगा 14y और 2 2 4। -10 है, +का 14y है, और ये है इसके बाद =4, है ना। एक काम करते हैं, इसको ना लेफ्ट साइड लेकर आते हैं। -10x
प्लस 14y, 4 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये माइनस का 10 है, प्लस है, और ये प्लस का 4, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये माइनस 10 है, ये माइनस 14 है, और प्लस 4 है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस 10 है और यहाँ माइनस 14 है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस 14 है। तीसरा देखते हैं, अगर मैं इसके सारे साइन को चेंज कर दूँ, माइनस 10x को प्लस 10x लिख दूँ, 14 वाले को भी माइनस लिख देता हूँ, और इस वाले माइनस को प्लस लिख देता हूँ, क्या इससे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? तो 10 माइनस है प्लस 4 है, 10 माइनस 14, लेकिन यहाँ पे प्लस 14 है। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे वाले को देखो ध्यान से, ये है 10x माइनस 14y, अगर मैं इस माइनस 4 को लेफ्ट साइड लेकर आ जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा? प्लस 4 बन जाएगा, है ना। और ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या ये सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो हमने क्या किया, दो काम किए, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो भी हमारा साइन था, ये कह लो कि हमने इसको सीधा सीधा -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर हम इसे -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये वाली इक्वेशन मिलेगी, और ये इक्वेशन किसके इक्वल है? ऑप्शन नंबर डी के इक्वल है। ठीक, तो मैंने अभी बताया था कि हम 4, 2, 1/2, 2/3, 1/6 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस हमें ये देखना होता है कि हमारे ऑप्शन में कौन सा मैच कर सकता है। तो मैंने ये देखा कि यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, तो ज़रूर 2 से मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन 2 मल्टीप्लाई करने पे आंसर मैच हुआ नहीं, तो हमने साइन भी चेंज करके देखा, -2 से मल्टीप्लाई करके देखा, तो वो मैच हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन। इसमें बोला है p की कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। नो सॉल्यूशन के लिए हमने कंडीशन पढ़ी है क्या, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, 2p माइनस 1/p। देखो इसको मैं थोड़ा ठीक करके लिख देता हूँ, पहले यहाँ पे x वाली टर्म है, फिर y वाली, उसके बाद है कांस्टेंट। ठीक है, पहले और कांस्टेंट इक्वल के बाद है, यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल के लेफ्ट साइड में, ठीक करके लिखते हैं। 2p माइनस 1, पहले हमने x वाली टर्म लिखी, फिर y वाली टर्म लिखी, और 2p माइनस 1 राइट साइड में, तो उसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आ गए, इक्वल्स टू 0। फिर दूसरी इक्वेशन देखो, यहाँ पे पहले y लिखा है, लेकिन हमें x वाली टर्म लिखनी है, तो क्या होगा 3x प्लस फिर y वाली टर्म क्या है y, फिर है -1 इक्वल्स टू 0। अब हमें थोड़ी सी आसानी होगी लिखने में। b1/b2 कौन होगा? -1/1, और c1/c2 जो है बोला नो सॉल्यूशन का होगी, नॉट इक्वल। तो c1/c2 क्या होगा? -2 + 1, तो हमें तीसरे वाले की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम पे 2 से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2p - 1 = 3 × -1, तो ये हो जाएगा 2p - 1 = 3 - 3। जब ये 2p राइट साइड में जाएगा तो -2p हो जाएगा, 3p - 2, ये माइनस का 3 लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और -1 उधर पहले से। 3 - 1 2, और 3p - 2p कितना हो जाएगा? 1p। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? p की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो अगर हम p की वैल्यू 2 रख देते हैं तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन जो है वो नहीं होगा। इसको चेक करके देखें एक बार, सॉल्यूशन p की वैल्यू 2 रखा जाएगा, 2 × 2 - 1 4, 4 - 1 x, फिर 2 - 1 1, यानी ये y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 2 4, 4 + 1 5। इसमें रखते हैं, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा y, और इक्वल्स ये -1 है राइट, +1 होगा। अब ध्यान से देखो, 3/3 क्या होता है? 1, 1/1 क्या होता है? 1, लेकिन 5/1 क्या होता है? ये तो 5 होता है, और ये इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब पहले दोनों जो है वो इक्वल है, और तीसरा वाला इक्वल नहीं है। और हमारी कंडीशन भी क्या होती है? कंडीशन भी तो यही होती है कि पहले जो दो फ्रैक्शन है वो एक, तीसरा वाला इक्वल नहीं होगा, और यहाँ भी यही आ रहा है। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो सही। नेक्स्ट देखते हैं, बोला कि हमें एक्स और वाई के लिए इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या होता है? एक्स या वाई को एलिमिनेट होता है। तो यहाँ 5y दे रखा है, यहाँ भी है। काम करते हैं, पहले वाले रिप्लाई कर लेते हैं, दूसरे वाले को b से। तो ये क्या हो जाएगा? 5ax प्लस 5by = 5a + b/2। हमने b से मिल जाएगा 3bx प्लस 3y = 4b। साइन चेंज करेंगे, जो 5by है वो कैंसिल हो जाएगा,
5x 3bx है ना, तो कॉमन है x, तो अंदर क्या बचा 5a माइनस 3b इक्वल्स में क्या बचा 5a प्लस b अपॉन 2 और यह आ जाएगा माइनस का 4b। इसको एलसीएम लेंगे, सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 2 5a प्लस 5b माइनस 4 इंटू ये आ जाएगा x 5a माइनस 3b इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 5b है और ये 8b है, तो टोटल माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3b, तो हो जाएगा 5a माइनस डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से देखो, ये 5a माइनस 3b राइट साइड में है और 5a माइनस 3b लेफ्ट साइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, सेकंड वाली इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 1/2 प्लस 5 इक्वल्स टू 4, तो 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 3/2, तो 5y कितना हो जाएगा 4 टू 8 माइनस 3 यानी कि 5/2, ये y से y कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो y भी पता लग गया और हमें x भी पता लग गया, ठीक है। बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द लीनियर इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट के लिए हम क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 3, फिर आ जाएगा 3 अपॉन n माइनस 1 और लास्ट में आ जाएगा माइनस 5 अपॉन माइनस 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल। पहले हम फर्स्ट वाले को थर्ड के इक्वल रखेंगे, फिर सेकंड वाले को थर्ड के इक्वल रखेंगे, नहीं तो हमारा n m और n नहीं निकल सकता। तो पहले हमने फर्स्ट वाले को थर्ड के इक्वल रखा, तो क्या आ गया 5/2, सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 इंटू 2 4m माइनस 2, ये कितना होगा 15, तो 4m कितना हो जाएगा 4m माइनस 2, ये हो जाएगा 17, तो m कितना हो जाएगा m हो जाएगा हमारा 17/4। फिर सेकंड वाले को भी इक्वल रखना है, 3 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू 6 5 इंटू n 5n माइनस 5, तो 5n कितना हो जाएगा 6 और 5 11, तो n कितना हो जाएगा 11/5। इस तरीके से m और n की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें असर्शन रीजन दे रखा है, बोला द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली के लिए हम कंडीशन जानते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, है ना। तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9/8, यह आ जाएगा 3/6 और लास्ट आ जाएगा 12/24। क्या ये तीनों इक्वल है, 9/8 है, ये 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो बाद के दोनों तो इक्वल है लेकिन पहला वाला इक्वल नहीं है, है ना। तो अगर पहला वाला इक्वल नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इसमें इनफाइनाइट नहीं होगा। बोला था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट में सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये होती है, तो ये बात सही है, ठीक है। इसका मतलब असर्शन जो है वो फॉल्स है, रीजन जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला इसे हमें सॉल्व, बोला कि इसमें अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसे सॉल्व करो, ठीक है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इफ यस देन सॉल्व। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, a1 b2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, तो 7/5 और ये है -4/-6, तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2/3। तो क्या 7/5 2/3 के इक्वल होता है, नहीं होता, मीन्स इसका जो सोल्यूशन है वो यूनिक होगा, है ना। तो अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 49 और ये आ जाएगा 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 57। फिर से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये कैंसिल होगा, 2 3 6 2 2 4। तो पूरी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 21x, यह जाएगा 4 3 12y और 49 इंटू 3 147। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10x, यह जाएगा 6 2 12y और 57 इंटू 2 यह जाएगा 114, ठीक है। अब साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 21 माइनस 10 कितना होगा 11x और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 और 4 माइनस 3 3, तो x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब x की जगह 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी पता लग जाएगी, तो 7 3 21 माइनस 4y इज इक्वल टू 49, तो 4y कितना आ जाएगा 21 माइनस 49, तो सॉल्व करेंगे 9 माइनस 1 8 और ये आ जाएगा 2 4y, तो y कितना आ जाएगा 4 7 28 और साइन जो होगा वो माइनस का होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 और y कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
बोला द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, हमें के निकालना है। तो इनकंसिस्टेंट के लिए मतलब, इनकंसिस्टेंट मतलब होता है कि पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल के लिए a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 कौन है 1 और a2 कौन है 5, b1 है 2 और b2 है k, ठीक है। और लास्ट है ये है 3 देखो यहाँ पे 3 इक्वल के बाद है, अगर मैं 7 को भी इक्वल की उस तरफ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा -7, तो हमारा यहाँ पे आएगा -7, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये नॉट इक्वल आ जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट इज। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ इन दोनों को, तो यहाँ से के कितना आ जाएगा, यहाँ से के आ जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं के निकालूँ तो ये आ जाएगा -14/3, जो कि होगा नॉट इक्वल। तो बोला के की कौन सी वैल्यू के लिए सिस्टम लीनियर इक्वेशन जब वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे के -14/3 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे के की वैल्यू 10 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 अब दे रखा है, तो इसे हम इसी को मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नॉट इक्वल टू इसमें नहीं कहा गया कि के की कौन सी वैल्यू के लिए ये कौन सी वैल्यू हम नहीं लेंगे जिससे ये इनकंसिस्टेंट हो जाए। इन्होंने कहा के की कौन सी वैल्यू लेंगे, तो हम के इज इक्वल टू 10 के इक्वल रखेंगे, तभी ये लीनियर इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू होता तो हम -14/3 बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसे हमें सॉल्व करना है। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 6 आ जाएगा, यह आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1, तो आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। और दूसरी इक्वेशन अगर मैं इसमें एलसीएम लूँ तो 3 हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन क्या बनी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अभी इक्वेशन जो है ना वो नॉर्मल इक्वेशन बन चुकी है जो हम अभी तक सॉल्व करते हैं, तो इसे आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन रीजन दे रखा है, बोला है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। चेक करते हैं। ये 9/8 है, 3/16 और 12/24। आई थिंक ये रिपीट हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी था, है ना। बोला द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक वैल्यू, यूनिक पॉइंट, देन द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 कितना है k और a2 कितना है 3 और b कितना -2 इक्वल टू नहीं, तो k की वैल्यू 6 के नहीं हो सकता, तो k की वैल्यू -6 के इक्वल नहीं हो सकता। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप लाइक करना, और कुछ रिव्यूज़ वगैरह हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अपने इससे फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम करेंगे इसी चैप्टर से जो क्वेश्चंस है उसे ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। और अगर मुझे लगेगा कि क्वेश्चंस अब रिपीट होना स्टार्ट हो गए तो मैं क्वेश्चंस जो है वो दोबारा और नहीं आऊँगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अभी देखना होगा कि कितने क्वेश्चंस या कितने टाइप्स इसके बाकी रह गए हैं, ठीक है। थैंक यू।